वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैट सेक्शन हम ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जो है वह हम लोग न्यू चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट अध्याय करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही छोटी चैप्टर है और इसमें से नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और हम आपको क्लास के बाद क्या कहते हैं इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारा आपको कवर कराएंगे। कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अभी तक क्लास लेने में तो जल्द से जल्द कमेंट करें, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक सेकेंड, इको इको दिक्कत हो रही है क्या? इको परेशानी है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे। और बताइए, सब तैयारी आप सबका कैसा चल रहा है? उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी होगी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और डेली क्लास आप लोग कर रहे होंगे। तो ये ध्यान रखें, क्लास नेसेसरी है और अपने से पढ़े या अभी कहीं कोचिंग में पढ़े तो रिवीजन अवश्य क्या करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो आपका है वह नया चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका नए चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास होगी। आज हम लोग कुछ थ्योरीज की पार्ट को देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास 2 से 3 क्लास में ये समाप्त हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा क्लास नहीं लगेंगे। रेशियो चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। एक पार्ट आपका शायद रिकॉर्डिंग नहीं रह पाया होगा तो ध्यान रखेंगे। आज जो है वह हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट से सबसे पहले। और जो यूट्यूब पे जो क्लासेज है वह 1 PM में अभी चले, MCQ है मंडे टू सैटरडे, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें जो है यूट्यूब पे MCQ तो हम लोग कर रहे हैं, उस फर्स्ट 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपका ओवरऑल कॉमर्स का क्वेश्चन रहता है और लास्ट का जो सेक्शन है उसमें टैक्स को है। चलिए, इसके बाद कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर्स है वह कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह चलिए, रोकड़ प्रवाह विवरण है, इसे हिंदी में कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेन उद्देश्य है कि इस किसी संस्था का कैश का आगमन एवं निगमन कितना हो रहा है, यानी इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश से जो संस्था कितनी प्रभावित हो रही है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आप लोग जान लेंगे कि सभी इंटरप्राइजेज बनाना जरूरी नहीं है। क्या है? बनाना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या है? बनाना जरूरी नहीं है। किनको किन देख लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन पे हम लोग आएंगे। तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज से क्या है, लिस्टेड है, उन्हें
जिनका टर्नओवर 50 करोड़ 50 करोड़ से अधिक होंगे, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य होता है। ये आप ध्यान रखेंगे दो बिंदु कि, और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इससे भी, क्या स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर हैं उन्हें कैश फ्लो बनाना अनिवार्य हो जाता है, और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है उनके लिए भी ये नेसेसरी हो जाते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, देख लेते हैं जो पॉइंट है। विच स्टेटमेंट शो इनफ्लो आउटफ्लो, क्या है विच स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको शो करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या है इनफ्लो और आउटफ्लो जो शो करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, इज नो एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी विवरण जो आपको कैश एवं कैश इक्विवेलेंट का, यानी जो मुद्रा है रोकड़ है उसकी एवं उसके समतुल्य जो कैश होते हैं, वो विवरण क्या कहलाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश की बातें होगी, इतना आप लोग श्योर रहेंगे। इसमें विदाउट कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि कैश फ्लो की बातें होंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में किसका जिक्र किया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये याद रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बातें करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से भी आते हैं। मैंने मैक्सिमम एग्जाम में हमने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ये याद हो गया, और डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो भी याद रखेंगे, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किए हैं। इसके बाद कैश क्या है और कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो कैश तो आप सिंपली जानते हैं कि कैश क्या है, कैश कंप्रेस इन कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट को क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। कैश कंप्रेस इन हैंड, जो आपके हाथ में जो रोकन मुद्राएं होते हैं उसे कैश कहते हैं। तो सिंपल चीज है। एंड जो डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक के साथ होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो भी कैश होते हैं। और कैश इक्विवेलेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट के लिए शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेटेड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेटेड लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि कैश इक्विवेलेंट कौन कहलाता है, शॉर्ट टर्म में होना चाहिए लेकिन हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्या है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहां तक ये नोट कर लिए होंगे, ये वाला पॉइंट नोट करेंगे और ये वाला पॉइंट नेसेसरी नोट करेंगे, ये दोनों याद कर लेना है। इसके बाद कैश फ्लो क्या है, कैश का आगमन एवं निर्गमन को कैश फ्लो कहते हैं। तो यहाँ तक सब ठीक हो गया, यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सभी इंटरप्राइजेज या कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य नहीं है। और किसके लिए अनिवार्य है, वो सेकंड पॉइंट था, वह है स्टॉक एक्सचेंज में जिनका लिस्टेड है कंपनी, उनके लिए बनाना अनिवार्य। थर्ड नंबर के पॉइंट देखेंगे, जिनका टर्नओवर आपका कितना है उनके लिए भी ये जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात की है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से तैयार करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो प्रोविजन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जो हाईली लिक्विड माने आसानी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप मान सकते हैं शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या है शॉर्ट टर्म आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये शॉर्ट टर्म में आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस
पेज में कोई को दिक्कत तो पहले बताएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पेन का कलर चेंज कर दे, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं, इसमें क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग देखेंगे कैश फ्लो के। अब कैश फ्लो क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से वर्गीकरण में होंगे वो ध्यान रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया कि जो एक्टिविटी है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया। क्या बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में? आपको कहा गया कि 3 कैटेगरी में तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दीज एक्टिविटी आर क्लासिफाई अंडर 3 कैटेगरी। क्या है? 3 कैटेगरी में आपको 3 कैटेगरी है, वो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले देख लें 3 कैटेगरी कौन कौन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा? सेकंड इन्वेस्टिंग, और थर्ड आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी के तहत आपकी कैश फ्लो कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनकर तैयार हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट में क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर these activity that constitute the primary और main activity of इंटरप्राइजेज। क्या कोई भी कंपनियां इंटरप्राइजेज की जो मेन एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट यानी कपड़े की कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उससे जो संबंधित आपके रॉ मटेरियल सारी चीजें सेल्स हैं जो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारा चीज क्या है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। चलिए और समझते हैं अच्छे ढंग से इसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर डिराइव्ड क्या है? उत्पन्न होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द मेन एक्टिविटी। जो व्यापार का मेन एक्टिविटी है उससे उत्पन्न होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज। चलिए ये नोट कर लेंगे। आसान शब्दों में यहाँ पे दिया हुआ था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर डिराइव फ्रॉम द मेन एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेज। इसके बाद एग्जांपल में देख सकते हैं कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें 2 एक्टिविटी होंगे। एक तो इनफ्लो हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत क्या होंगे? इनफ्लो। और सेकंड जो है वह है आपका आउट फ्लो होंगे। क्या होंगे? आउट फ्लो होंगे। ये 2 पार्ट हो जाएंगे। चलिए इसका भी कलर ठीक नहीं है, इसको भी चेंज कर देते हैं। राइटिंग करने के बाद नहीं जनाता है, सही बात है। चेंज कर देते हैं, सिंपल पे आ जाते हैं हम लोग। सिंपल। चलिए देख लेते हैं, चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। कौन सा? अब हम लोग चलाते हैं यहाँ पे। चलिए सिंपल पेन पे हम लोग अब आ जाते हैं। कैश फ्लो इन, तो फर्स्ट था इनफ्लो और सेकंड था आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन से इनफ्लो आउटफ्लो वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या दिया हुआ है? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ। फर्स्ट है कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड एंड द रेंडरिंग सर्विसेज। कैश रिसिप्ट सबसे पहला है जी कि गुड्स एंड जो रेंडरिंग कोई सर्विसेज देते हैं ऑपरेटिंग अपने क्या कहते हैं व्यवसाय से, मेन जो एक्टिविटी से सर्विसेज देते हैं तो कैश रिसीव करते हैं उसे। क्या पहला तो कैश रिसीव करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स से, तो वो इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो माने व्यापार में आना। मान लीजिए कि आपका ये व्यापार है, एक सेकेंड वेट कर देंगे।
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट करिएगा आप लोग। एक सेकेंड वेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, व्यापार है, और ये इस व्यापार में क्या हम लोग करते हैं, सेल करते हैं। सो द मेजरमेंट, चलिए ये आपका क्या है, व्यापार है। ये क्या है, एक व्यापार, यानी आपके ये व्यापार है, ठीक है। एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में जो आपका सेल हो रहा है, सेल कैश क्या होगा, कैश व्यापार में आएगा ना, इन हो जाएगा। जैसे ही ये व्यापार का गेट है, इस व्यापार में यानी व्यवसाय में आपका कैश इन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इन फ्लो हो गया, इन फ्लो हो गया। और जैसे ही व्यापार से बाहर जाएगा, कैश आपका था, ये कैश है, अब बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्पीड में बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आउट फ्लो हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, सेल करेंगे तो इन फ्लो होगा, और परचेज करेंगे तो आउट फ्लो। जनरली आप सामान को परचेज करेंगे तो कैश देना पड़ेगा, कैश में यानी आपने कोई सामान, आप भी सोचेंगे कि हम एक व्यवसाय हैं और अपने पे लेके चलेंगे कि हम व्यवसाय हैं, माने मेरा एक संगठन है, हम ही संगठन है, खुद संगठन है, तो हमें कुछ गुड्स को सेल करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है, इसे हमने सेल किया, तो मेरे पास क्या, जेबी में पॉकेट में आ जाएगा कैश, तो कैश आया तो इन फ्लो हो गया। और जैसे ही ये पेन मैंने परचेज करके लाया, तो पेन तो हमारे पास आया, लेकिन कैश क्या हो गया, कैश मेरे जेब से चला गया, यानी आउट फ्लो हो गया। तो ये आउट फ्लो आपका हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी से भी कैश आएगा, फी कमीशन एंड अदर रिवेन्यू कोई है उससे कैश आता है, तो ये इनफ्लो हो जाएगा। तो इनफ्लो में जनरली चीजों को हमने बताया कि कोई भी सर्विसेज है उससे आपको कैश आ रहा है, मेन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और गुड्स सेल कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत है, यानी मेल मेन जो व्यापार का उद्देश्य है करने का, उससे प्राप्त हो रहा है, यानी व्यापार को संचालित करना, ये मेन एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो वो कैश इनफ्लो के अंतर्गत आएंगे, कैश व्यापार में आएंगे तो, और कैश जाएंगे तो आउटफ्लो होता है। चलिए अब आउटफ्लो की बात भी हम लोग देख लेते हैं, आउटफ्लो क्या कहता है। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मतलब व्यापार से कैश जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट है कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आपका जो गुड्स है या सर्विसेज है, किनको पे कर दिया है, सप्लायर को पे कर दिया है, जिनसे आपने परचेज करके लाया था उन्हें पे कर दिया, तो कैश आउटफ्लो होता है, यानी कैश पेमेंट करते हैं। तो कैश पेमेंट टू इम्प्लॉय या इम्प्लॉय के बिहाफ में भी किसी को, तो कैश आउटफ्लो हो जाता है, यानी व्यापार से जैसे ही कैश जाएगा उसे कैश आउटफ्लो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैश पेमेंट टू बी इंश्योर इंटरप्राइजेज फॉर प्रीमियम, जो कैश पेमेंट हम लोग करते हैं इंश्योर इंटरप्राइजेज फॉर प्रीमियम के लिए एंड क्लेम एंड इन्यूटी एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट के लिए, तो वो भी कैश आउटफ्लो हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे ही कैश जाएगा हमारे यहाँ से कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट आपका है कि कैश पेमेंट ऑफ इनकम, एक सेकेंड, कैश पेमेंट ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, वो हम लोग देख लेंगे। चलिए कोई कमेंट आपका नहीं है। कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, कैश पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद द फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैश पेमेंट टू इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई विद फाइनेंस एंड इनकम टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स में अनलेस स्पेशली आइडेंटिफाई करके हम लोग कि ये फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि टैक्स पे भी हम लोग को कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो फर्स्ट
हम लोग देख लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो आउटफ्लो क्या होते हैं वो हम लोग देख लिया। सेकंड देख लेते हैं हम लोग कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सेकंड पॉइंट को देखेंगे हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट टू परचेज। ध्यान दीजिएगा कि इन्वेस्टिंग जो आपकी एक्टिविटी है वो रिलेट करता है परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स। ध्यान दीजिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज या सेल करते हैं। कोई भी आपकी परचेज या सेल होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट, कोई भी एसेट्स हमने परचेज किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने मशीनरी खरीदी है, भयंकर आपने ये मशीनरी खरीद की लाई है और अपने ये व्यापार में इंस्टॉल करना है, तो ये जो मशीनरी आएगी वो लॉन्ग टर्म जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत ये नहीं जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, क्या किया है इन्वेस्टमेंट हम लोग किए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है। ये आप जानते हैं कि जो मशीनरी सेल के उद्देश्य से नहीं लाया गया है, यूज करने के उद्देश्य से लाया गया हो, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि देख लेंगे मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ट्रांजेक्शन रिलेट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या है जो ट्रांजेक्शन आपके संबंधित रखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं हैं या जो भी लेन देन है आपकी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या है कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देखना है साथ में। यहाँ देख लेंगे कि कैश आउटफ्लो, ये तो अभी इनफ्लो की हम लोग बात करेंगे और आउटफ्लो की भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले हम लोग समझ लिए हैं कि जो फिक्स एसेट्स या परचेज या लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम लोग देखेंगे कि इनसे जो आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। परचेज करेंगे तो क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम लोग परचेज करेंगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, तो वही चीजें है यहाँ पे वो समझेंगे आप लोग। कैश पेमेंट टू एक्वायर एसेट्स, क्या है फिक्स एसेट्स को हम लोगों ने प्राप्त किया, एक्वायर किया, इंक्लूडिंग इनटेंजिबल या कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें इंक्लूडिंग करेंगे इनटेंजिबल जो संपत्ति भी होंगे या कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आपने कैश पेमेंट किए हैं उसे आउटफ्लो कहते हैं। सेकंड आउटफ्लो की बात करेंगे तो वो ध्यान देंगे कैश पेमेंट, क्या है पेमेंट करना है तो आउटफ्लो होगा। कैश पेमेंट टू एक्वायरिंग शेयर, शेयर्स को एक्वायर किया है, यानी आप एक व्यापार है आपने उस शेयर्स को परचेज कर लिया है, एक्वायर किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे, एक्वायर करेंगे तब। वारंट एंड डेब्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द अदर इंटरप्राइज अदर देन द इंस्टॉलमेंट दोज हेल्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ये ध्यान रखिएगा। अदर इंटरप्राइजेज या अदर देन इंस्टॉलमेंट ऑफ हेल्ड इन द ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपने लिया है, कैश पेमेंट किया है, यानी इन्वेस्टिंग के अंतर्गत ये आएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा। पेमेंट करेंगे तो आपको आउटफ्लो हो जाएगा और रिसीव करेंगे इससे संबंधित तो इनफ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी है वो भी देख लेते हैं। कैश एडवांस, क्या है जो कैश आपने एडवांस में दे दिया है कि नहीं, कि आपके दोस्त हैं उनको आपने दिया, मान लेते हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स थे और आपने कंपनी के थ्रू यानी कंपनी के द्वारा आपने एडवांस में पेमेंट उनको दिवाया है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एंड लोन भी दिया है, एडवांस एंड लोन उन्हें दे दिया है तो वो टू थर्ड पार्टी, तो वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपने लोन दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो क्या होता है। तो इनफ्लो कैसे रिसीव करेंगे, इनफ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को जब हम लोग डिस्पोजल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इनफ्लो हो जाएंगे। तो सिंपली चीजें लॉन्ग टर्म जो फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट है उससे अमाउंट रिसीव होगा तो वो इनफ्लो में आएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट भी है कैश रिसीव फ्रॉम कैश
पेमेंट ऑफ एडवांस और लोन क्या है, मेड टू थर्ड पार्टी। ये आपको बोलता है कि कैश रिसीव करेंगे हम लोग, कोई भी आपने रीपेमेंट किया है एडवांस और लोन में थर्ड पार्टी को, तो इनफ्लो कोई भी आपको रीपेमेंट कर दिए हैं, आपको पेमेंट पुनः कर दिए हैं, क्या रिसीव्ड फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस का रीपेमेंट लोन दिए थे वो भी पेमेंट में आ गया है टू थर्ड पार्टी से, तो वो कैश इनफ्लो के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैश रिसिप्ट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। क्या है? जब आपने शेयर्स को परचेज किया था, आप खुद एक कंपनी है लेकिन आपने किसी अनदर कंपनी का शेयर्स परचेज किया था, अब वो डिस्पोजल होगा तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या आएगा, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, ये ध्यान रखिए। हमने परचेज किया है शेयर्स को तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगा, हमने इन्वेस्ट किया है वहां पे अमाउंट, और वो डिस्पोजल हो रहा है तो कैश रिसीव होगा तो वो इनफ्लो आएगा, जैसे वारंट हो जाएगा, डेप्ट, इंस्टॉलमेंट और अदर इंटरप्राइज एक्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, हेल्ड जो फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, जो ट्रेनिंग पर्पज के उद्देश्य है उसे छोड़ के। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। कैश आप इंटरेस्ट के रूप में रिसीव किए हैं फ्रॉम लोन, लोन दिए थे तो उसका कैश भी आया तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी एडवांस या लोन दिए थे, आप दिए थे और आपको रिसीव हुआ तो इन्वेस्टमेंट में आएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और इंटरेस्ट आप पे करते तो फाइनेंस में आएगा, वो आगे हम लोग चल के देखेंगे। डिविडेंड रिसीव किया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर इंटरप्राइजेज। क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स परचेज किए थे, अभी ऊपर हमने चर्चा किया कि शेयर हमने परचेज किए तो उसमें भी तो इन्वेस्ट डिविडेंड आएगा ना, तो ये डिविडेंड क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, अब आपका फाइनेंस यानी लास्ट जो एक्टिविटी आपके थी, तीन एक्टिविटी, वो लास्ट एक्टिविटी आ गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ एज द नेम सजेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाम आपका सजेस्ट किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड। ध्यान दीजिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड, और इन्वेस्टमेंट में क्या था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात, और कैपिटल ऑफ एंड इंटरप्राइजेज। क्या है, ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो संबंध रखेंगे लॉन्ग टर्म फंड से और कैपिटल ऑफ इंटरप्राइजेज। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। क्या, कैश को प्रोसीड करेंगे यानी प्राप्त करेंगे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, तो ये फाइनेंसिंग में आएगा, या डिवेंचर को इशू करके हमने कैश प्राप्त करेंगे तो ये क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन करेंगे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग देख लेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। अब इनफ्लो तो हम लोग ने समझ लिया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होंगे, अब जो आएंगे पैसा तो इनफ्लो हो जाएगा, पैसा चला जाएगा तो आउटफ्लो हो जाएगा। तो वहीं आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू इशूइंग शेयर, जब शेयर्स को इशू करेंगे, आपने अभी तक कंपनी की भी अध्ययन किया था, हम लोगों ने कंपनी के बारे में डिटेल अध्ययन इशू ऑफ शेयर किए थे, तो कैश आ रहा था, तो कैश आ गया है शेयर या प्रेफरेंस को इशू करने पे, तो इनफ्लो हो गया। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू डिवेंचर लोन और बॉन्ड, हमने इशू किया है तो वो बोरोइंग लोन के रूप में, तो वो भी कैश आएगा यानी इनफ्लो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपके सामने कैश आउटफ्लो की बात अब आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सेकंड, पेमेंट टू अमाउंट ऑफ बोरो, कोई भी आपने लोन लिया था कंपनी से यानी बैंक से आपने लोन लिया, आप पे करेंगे यानी रीपेमेंट तो करना ही करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। वही नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, आपने जब डिवेंचर इशू किया था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इशू की बात है, जब है या लॉन्ग टर्म लोन इशू किए थे एन एडवांस के रूप में, तो इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आउट पे। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये आउट पे, सॉरी आउट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी। क्या है, जब डिविडेंड आप लोग पे करेंगे ऑन इक्विटी, जो आपने शेयर्स इशू किया था या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, अब इस पे डिविडेंड तो देंगे, देना तो है, अकाउंटिंग ईयर के में हम लोग डिविडेंड देते हैं, पढ़ा भी लिए हैं। तो ये जो डिविडेंड देंगे यानी पे करेंगे वो क्या आ जाता है,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी इक्विटी शेयर्स लोन था, बोलोइंग अमाउंट है, लेकिन वहां पे रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो आउटफ्लो की बात हो रही है। और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में अंतर समझ गए। यहाँ पे हमने लोन लिया है यानी इशू कर रहे थे, और वहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट के रूप में अमाउंट दे रहे थे। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए अब हम लोग आगे देखेंगे। कोई परेशानी, दिक्कत, कोई कमेंट? कोई कमेंट नहीं, चलिए। तो ओवरऑल हमने आज जो देखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसे एक बार फिर से देख लेंगे। फर्स्ट था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का आवागमन का विवरण रहता है, यानी जो आ रहा है या जा रहा है उसका स्टेटमेंट रहता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको रूल एवं रेगुलेशन देते हैं। इसके बाद आगे देख लेंगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो कैश तो आप जाना है कि कैश क्या है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट में आप याद रखेंगे कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है वह कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो को हम लोग को तैयार करने के लिए जो एक्टिविटी है वो 3 वर्गों में बांटा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार। फर्स्ट जो कैटेगरी है वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेकंड जो है वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और थर्ड आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इन सारी चीजों का हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होते हैं? जो प्राइमरी, कोई भी इंटरप्राइजेज का जो प्राइमरी फंक्शन है या क्रियाएं हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टमेंट देखा कि जो आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स या मशीनरी और बिल्डिंग लोन जो भी हो या शेयर्स आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आएगा, और इससे जो डिविडेंड प्राप्त होंगे वो भी इन्वेस्टमेंट पे ही आएंगे। और उसके बाद हमने फाइनेंसिंग की बात की, तो फाइनेंसिंग में अपना जो फंड जनरेट करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड क्या है, जनरेट या कैपिटल जनरेट करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए कोई क्वायरी या कोई पॉइंट में आप सभी को समझ में ना आए तो पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं वो ध्यान रखेंगे। आपको अगर एग्जाम में पूछा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में बैलेंस शीट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्या है? अदर इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये से होगी कोई भी एक्टिविटी क्रियाएं जिससे व्यापार में कैश आ रहा हो तो उसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। कोई भी अदर इंफॉर्मेशन है जिससे हमें कैश आ रहा है तो वो भी जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैश की बात हो या बैलेंस शीट में कैश की बात हो, सारा चीज चला जाता है। और एक देख लेंगे आप लोग कि रोकड़ यानी कैश अंतः प्रतिवर्ष क्या होगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के या प्रतिवर्ष जो होंगे वो देख लेंगे। तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर माइनस डिप्रिसिएशन, डीईपी और सीएसएन। तो इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग लिख सकते थे प्रॉफिट माइनस टैक्स, ठीक है, ये भी लिख सकते थे। और उसके बाद डिप्रिसिएशन। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि रोकड़ अंतर प्रभाव प्रतिवर्ष होते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट माइनस टैक्स कर लेंगे और टैक्स माइनस डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रतिवर्ष जो प्रवाह है वो आपको पता चलता है। तो ध्यान रखेंगे सारी चीजों को, और आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई परेशानी हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आज को क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।
और नेक्स्ट क्लास में और आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, और एक या दो क्लास होंगे और आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त होंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा चैप्टर लंबा ही चैप्टर नहीं है, इसमें तीन ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये तीन ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू इस चैप्टर में समाप्त हो जाए कहानी, और कुछ है नहीं। तो 2 से 3 क्लास काफी हो जाएंगे, और इसके बाद एमसीक्यू भी ले आएंगे जो अनदर एग्जाम में आपके पूछे गए, एमपी, यूपी, बिहार या उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, जहां भी पूछे गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो हम लोग देख लेंगे। तो कोई परेशानी, चलिए सारा चीज समझ में आएगा, समझ में आ गया तो चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।